रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो हमारे पास कौन सी रिसोर्सेज है जिनसे हम हेल्थ एंड वेलनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देनी है, इसलिए जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे, जैसे हमें सिर्फ रिसोर्सेज पढ़ने हैं जिससे हम हेल्थ एंड वेलनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऑप्टिमाइज करना है, किसी रीज़न से वो कम हो गई है इसलिए अब वो रीज़न भी पढ़ने पड़ेंगे। तो कॉमन एम्पायरमेंट कैसी होती है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है कि भाई हमारे पास क्रॉनिक पैथोलॉजी आ गई, किसी को कोई बीमारी 3 महीने से ज़्यादा है तो वो हो गई उसकी क्रॉनिक पैथोलॉजी। अब ये इम्पेयरमेंट जब होती हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन इम्पेयरमेंट्स कौन सी होती हैं? हाइपोकाइनेसिया, जिसमें एबनॉर्मल इन डिक्रीजन हो जाता है मोटर फंक्शंस में, यानी आप किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली नहीं कर पाते। क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये होता है जिसकी वजह से आपको डिजेबिलिटी हो जाती है। अब वो आपको कोई स्किन डिजीज़ हो गई है, किसी एक जगह पे दाना फोड़ा फुंसी हो गई है, या कोई कैंसर बन गया है, या कोई क्लॉट बन गया है, जो भी है उसके अंदर, या तो सर्टनली आपको पेन रहता है, वो पेन की वजह से किसी भी चीज़ की वजह से जब भी कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है तो उससे आपका जो है वो चलना फिरना जो है बंद हो जाता है। दूसरा, अल्टर्ड साइकोलॉजिकल स्टेटस, आप जो है वो उदास रहना शुरू कर देते हैं, आपकी सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है, आप सोच सोच के आपकी नींद खत्म हो जाती है, खाना पीना छोड़ देता है बंदा टेंशन में, डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं जब भी चलते हैं, तो कॉग्निटिव स्टेटस जो है वो अल्टर हो जाता है। अब इसमें डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी होगी तो ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ेगा। द क्रॉनिक कंडीशन कैन ट्रिगर डिप्रेशन बट द रिस्क इंक्रीजेज विद सिवियरिटी ऑफ इलनेस। भाई डिप्रेशन का रिस्क जितनी ज़्यादा बीमारी सिवियर होगी ना उस हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, ये हमारी फंक्शनल एबिलिटीज़ को लिमिट नहीं करता, साथ के साथ ये हमारे जो पैथोलॉजी के सिम्टम्स हैं उनको भी बढ़ा देता है। यानी एक तो हम पहले से ठीक नहीं हो रहे, हमारी बॉडी उस चीज़ से लड़ रही है, अब हम डिप्रेशन में चले गए तो अब हमारी बॉडी को एक साथ दो मसलों के साथ जंग करनी पड़ रही है। अच्छा, अब इसकी वजह से जो हमारे पास पेन होती है या फटीग होता है उससे हमें सोशल विड्रॉल हो जाता है, हम बातचीत करना बंद कर लेते हैं, हमारे पास एंगर और फ्रस्ट्रेशन है जिसको हम डैनियल एंगर कहते हैं, चीखो पुकार वाला एंगर और फ्रस्ट्रेशन आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हमें हमारी बीमारी अब कभी ठीक ही नहीं होगी, उसकी वजह से हमारे पास दो चीज़ें आई थी, डैनियल एंगर और फ्रस्ट्रेशन। अब इसकी इमोशनल मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकती है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, नए नए लोगों से मिलें, अच्छी अच्छी हॉबीज़ अपने पास पाल लें, डेली एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, कोई ऐसे सपोर्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें जो आपकी हेल्प कर सके, जिन लोगों में आप रहते हैं उन लोगों से आपकी ज़िंदगी बनती है, तो जैसे लोगों के साथ रहेंगे आपका फ्यूचर भी वैसा होगा। तो हमें क्या करना था, बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो 20 से 25 मिनट्स तक जो कंसर्न करते हैं ना, जो बातचीत करते हैं अपने पेशेंट के साथ, वो इसीलिए होती है कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो उसको रिकवर कर सकें। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल या इमोशनल चेंज आपकी लाइफ में आया है तो आपको किस तरीके से डील करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चेंज आता है वो आता है एग्ज़ाम्स। अब इस चेंज के साथ अगर हम उसको फिजिकली इमोशनल चेंज को पॉजिटिवली ले जाते हैं कि भाई हाँ हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छा इस बहाने थोड़ा पढ़ लेंगे, तो उसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस, जो कि जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, और नेगेटिव स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस, कि भाई सदमा ले लिया कि यार 15 दिन रह गया कैसे पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रेस। और एक होता है न्यूट्रल, जो हमारी क्लास में थीटे होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एग्जाम्स आ गए, वो साल भर पढ़ रहे थे, उसको हम कहते हैं न्यू स्ट्रेस, यानी वो न्यूट्रल बंदा होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेस। अब इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि सम फिजिकल डिस्ट्रेस सिम्टम्स इंक्लूड टो जिगलिंग। अब कोई बंदा अगर डिस्ट्रेस में, नेगेटिव डिस्ट्रेस में, तो वो नाखून खाता हुआ दिखेगा, अपने पाँव भी हिलाता हुआ दिखेगा, बिल्कुल अपने आप को टाइट पकड़ के बैठा हुआ होगा, जैसे वो कहते हैं ना हाथ बांध के बैठ जाना। ठीक है, ये हाथ आपस में रगड़ना, इस किस्म की चीज़ें करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि बंदा जो डिस्ट्रेस में है। क्रॉनिक स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है? आपको माइग्रेन की वजह से हो सकता है कि जा ही नहीं रहा है, हेडेक जो है वो हो जाता है, उस वजह से नहीं जा रहा, सोराइसिस है या पैनिक अटैक्स है या अल्सर है, कोई भी बीमारी जो पुरानी है उसकी वजह से आपको क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी वो स्ट्रेस जो पुराना हो, 2-3 महीने पुराना हो, उसकी वजह से चल रहा हो। और वो स्ट्रेस, जितनी लंबी बीमारी चलेगी स्ट्रेस भी उतना लंबा चलेगा। बीमारी से बंदा निकल सकता है, स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि किसी मेडिसिन के थ्रू आप स्ट्रेस से नहीं निकल सकते। हेल्दी न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट, यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आप इस चीज़ से बच किस तरीके से सकते हैं, इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि आप स्पा चले जाएं, मसाज ले लें, कोई अच्छी हॉबी पाल लें, नेचर के बाद मतलब पिकनिक पे चले जाएं, अच्छा म्यूज़िक सुन लें, योगा या कोई थेरेपी ले लें, अपने लाइफस्टाइल और बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर लें। एक ही अच्छी एक्टिविटी अगर आपको कोई लगी तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें। बाज़ लोग क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है तो बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें, आपकी बॉडी मॉर्फिन जो है सिक्रेट करना शुरू कर देगी, जिससे आप खुद ब खुद खुश रहना शुरू कर देंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करवा रहे होते हैं हम, ये हमारा काम है कि हम करवाएं। आम बंदे को नहीं पता ना कि उसने क्या करना है, वो तो बोलेगा एक तो मैं पहले ही मरने वाला हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि स्पा चले जाओ, मस्ती वस्ती कर लो। तो हम ही हैं जिन्हें जो है ना इन सब चीज़ों पे गाइड करने। अब उसमें न्यूट्रिशन आए थे 3 तरीके की,
कि भाई पेशेंट एक तो बीमार है, तो दूसरा उसको ठीक नहीं हो रहा। अगर मेडिसिन से भी, तो स्ट्रेस के अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? न्यूट्रिशन भी एक रीज़न हो सकता है। गुड न्यूट्रिशन क्या होती है? इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है ऑप्टिमल लेवल पे हो, जो हमें एक हेल्दी डाइट बताते हैं, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, मीट भी हो, प्रोटीन पूरा मिल रहा हो, उसको हम कहते हैं कि भाई हेल्दी डाइट है। उसका पता कैसे चलेगा कि बंदा की न्यूट्रिशन अच्छी है? अगर BMI के अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट अच्छा है, सही है, स्किन स्मूथ क्लियर है, आंखें ब्राइट और ग्लॉसी हेयर्स हैं, और अलर्ट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं यानी वो चौकन्ना सा महसूस होता है आपको, तो गुड न्यूट्रिशन वो ले रहा है। अंडर न्यूट्रिशन क्या होती है कि आपके पास जो चार्ट मौजूद है गुड न्यूट्रिशन का, उसके हिसाब से जो न्यूट्रिशन है वो कम मिल रही है उसको, तो उसमें जो न्यूट्रिशन लैक ऑफ फुल कम्प्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी वो ऐसा नहीं है कि बंदा उससे कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन जो हम चाहते हैं, जैसे बाज़ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बीफ खा रहे होते हैं, चिकन ही खा रहे होते हैं, वो वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है या अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि उनका टेस्ट ऐसा है, वो अंडर न्यूट्रिशन है। अच्छी खासी सारी कुदरती चीज़ें उनके पास होने के बावजूद भी, रहमती होने के बावजूद भी, अगर वो अंडर न्यूट्रिशन में है तो वो अपनी चॉइस की वजह से, ठीक है। तो ये अंडर न्यूट्रिशन चार्ट जो हमें मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं कि एक चीज़ें आप लगी हुई, प्रॉपर जो एक मिक्सचर होना चाहिए डाइट में, वो आप नहीं ले रहे। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड आपको बहुत लंबे अरसे से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है और आप डेली एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो। जिस तरह हम देखते हैं कि थरपारकर के इलाके में जो लोग हैं, रेगिस्तान में जो रहते हैं, बच्चों की पसलियाँ तक नज़र आ रही होती हैं, उनके हेड बड़े होते हैं, पेट निकला हुआ होता है मिट्टी वगैरह खा के, उसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन वो बंदा अलग ही खाता पीता तगड़ा सा नज़र आ जाता है, उसको सूजन भी हुई होती है, उसको सर में भी दर्द रहता है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये है ओवर न्यूट्रिशन। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, जो हमारे पास गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर उसने ज़्यादा ले लिया अमाउंट, तो ये है आपका ओवर न्यूट्रिशन। पॉपुलर डाइट्स कौन सी हैं? डाइट्स के नाम याद कर लें। लेक्टो, ओवर, लेक्टो के बारे में सवाल आता है। अच्छा, वेजिटेरियन डाइट्स में क्या होता है कि उसमें सिर्फ हम प्लांट रिसोर्सेज से ले रहे होते हैं, प्रोटीन वगैरह सब कुछ, कि भाई प्रोटीन लेना है तो चने खा लो और बाकी सारी चीज़ें लेनी है तो दाल वगैरह सब्जी से जो वो गुजारा करो। तो ये इसमें एनिमल रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती, ये होती है वेजिटेरियन डाइट। दूसरी होती है लेक्टो ओवर डाइट, जिसके अंदर सिर्फ सब्जियां ले रहे होते हैं आप, ना दही, ना दूध, ना मछली, ना अंडे, ना रेड मीट, मतलब नॉनवेज सारा एनिमल रिलेटेड कुछ भी नहीं ले रहे होते, सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं। लेक्टो वेजिटेरियंस में क्या होता है कि वो दूध दही तो ले रहे होते हैं, लेकिन अंडे और मछली और गोश्त सब जो है उनका मना होता है। यानी डिफरेंस क्या है लेक्टो ओवो और लेक्टो में? लेक्टो ओवो में कुछ भी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होता, और लेक्टो वेजिटेरियन के अंदर दूध और दही होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को कैंसर या दुनिया की कोई भी बड़ी बीमारी है ना, कोई भी बड़ी बीमारी है, और उसको कह दिया गया कि 3 महीने आपके पास, और वो लेक्टो ओवो डाइट के ऊपर आ जाए, तो वो सारी ज़िंदगी जिंदा रहता है, उसको कोई बीमारी कुछ कह नहीं सकती, ये बता दूं। क्योंकि हमारे पास पहले के दौर में जो दूध दही और जो गोश्त आता था ना, वो पाक साफ होता था, अब आता है इंजेक्शन लगा हुआ। और आपको और मुझे पता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी उनको लगाई भी होती है उन्होंने एनिमल्स को। ठीक हो गया, आगे बात हो गई। एज वेगन डाइट इज़ स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू प्लांट रिसोर्सेज। अब वेगन डाइट के अंदर सिर्फ प्लांट रिसोर्सेज से जो रिलेटेड होती है, तो हमारे पास एक खदशा होता है कि क्लाइंट को विटामिन B12 की और जिंक की कमी हो जाएगी, तो हम उनको सप्लीमेंट्स लिख कर दे देते हैं कि ठीक है आप ये खा लेना। क्योंकि पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने मीट वगैरह नहीं लेना, तो हमारी गलती तो नहीं है, तो हमें फिर डिफरेंट टाइप की डाइट्स के बारे में बताना चाहिए। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइट में क्या होता है कि वो लोग दूध और दही नहीं ले सकते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, उनको फ़ौरन इचिंग शुरू हो जाएगी या दाद वगैरह से हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमें क्यों हो रहे हैं, तो जब टेस्ट करवाते तो पता चलता है। तो फिर उनको हम कहते हैं कि ठीक है आप डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, और उसके बदले में हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी ना हो, तो हम सप्लीमेंट लिख कर देते हैं विटामिन D के। विटामिन एनरिच डाइट्स में क्या होता है आपके पास? थ्रू फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड फूड्स आप विटामिन वगैरह दे रहे होते हैं, लो कार्ब डाइट्स होती हैं। और डिहाइड्रेशन का कैसे पता चलता है आपको? वो बंदे को देख के पता चल जाता है सामने, तो हम उसको लिख कर देते हैं कि भैया आपने इतना इतना 8 आउंस ग्लासेस ऑफ डेली फ्लूइडिटी लेनी है, और उसके अंदर सोडियम वगैरह ना हो, यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई भी बाहर से जो चीज़ें नहीं लेनी, सिर्फ घर में जो सादा पानी जो होता है बॉयल पी लें या नॉर्मल ठंडा सा पी लें, उसके अंदर सोडियम फ्लेवर कुछ भी ना हो, कैफिनेटेड ड्रिंक्स ना हो, अल्कोहल वगैरह ना हो। अगली चीज़ हमारे पास क्या है? अगली चीज़ हमारे पास है डेंटल हेल्थ। 2010 में जो हेल्दी पीपल, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, हेल्दी पीपल प्रोग्राम था 2010 का, जिसमें उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई थी, तो वो जो है वो स्लाइड्स भी पढ़ेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा हैं, पर वो उसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली शुरू की हुई है। तो जो डेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने कहा था कि 2010 के हिसाब से उन्होंने लिखा था कि हमारे पास नीड बढ़ गई है कि हमें दांतों की केयर करें, यानी दांतों की केयर करने की नीड पहले से ज़्यादा बढ़ गई। 2010 की बात है, 12 साल पहले की। तो बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट हमें अपने क्लाइंट्स को जो है इनकरेज करना है। अच्छा कैसा लगेगा ना अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि दांत मांजा करो,
फ्लॉस किया करो। वो तो डांटेगा आपको कि आपको मैं इतना गंदा मैला कुछ अलग लगता हूँ। बहरहाल अब हमें कहा गया है तो है, पढ़ लेते हैं कि आपने अपने पेशेंट्स को जो समझाना है कि आपने ब्रशिंग अच्छे से करनी है, फ्लॉस अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर हमारे दांत सलामत होंगे तो हम कुछ खाएंगे ना, वरना तो कुछ भी कर लें, कितने भी अमीर हो जाएं, दांत ही नहीं है तो खा पी नहीं सकते तो फ़ायदा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्पोर्ट्स में होते हैं कि हमने अपने माउथ गियर पहनने होते हैं। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में होते हैं, मुंह के अंदर वो जो डालते हैं ना, बॉक्सिंग करते हुए आपने देखा होगा, उसको माउथ गियर बोलते हैं कि अगर पंच लग भी जाए तो दांत वगैरह जो है सलामत रहें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। एग्जिबिट ब्रूसिज्म, जिनके दांत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं ना, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ जिसको हम कहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। स्लीप, हमारी बॉडी के अंदर 70% ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब हम सो रहे होते हैं, और जो पूरी बॉडी में घूमता है। हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए नींद की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी में वेयर एंड टियर हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिपेयर हो जाए, जो हमने दिन भर उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं, जो टेंशन ली हैं, उससे जब हम उठें तो रिफ़्रेश उठें, तो हमें चाहिए कि हम अपनी नींद जो अच्छे से पूरी करें। लेकिन अगर हम अच्छे से पूरी नहीं करें तो दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्या कहना चाहिए, माशरे में जो नए नए जैसे कोविड वगैरह आ गए, इस तरीके के जो नए नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं ना, उनसे लड़ने की हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और रीजनरेशन, जो मसल्स टूटते हैं, यानी आपकी जो उम्र है, अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आप जल्दी बूढ़े नज़र आएंगे। ठीक है। तो यानी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, पढ़ना अच्छा चाहते हैं तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उल्टा एग्जाम्स में सोते ही नहीं है। फिजिकल थेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए, अपने पेशेंट से पूछना चाहिए कि भैया आपको सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, नींद का तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो पीछे से प्रॉब्लम ये निकले कि भाई वो बंदा सोता ही नहीं, रात भर फ़ोन चलाता रहता है। तो अगर इंसोमिया वगैरह का इशू है तो हम मेडिकेशन वगैरह दे के उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो मॉडरेट से थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ ले आएंगे तो भी बॉडी जो इतना एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो रिलीज़ कर देगी, केराटिनिन रिलीज़ कर देगी कि आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं? हार्बर्टसन ने कहा था, एक टर्म दी थी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये था कि आपकी बॉडी अपनी होम्योस्टेसिस को रिस्टोर करने के लिए नॉर्मली जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स की तरफ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। यानी बॉडी खुद ब खुद जो है रिलैक्स होने के लिए चली जाती है। हम कहते हैं ना भाई मैं थक गई हूँ, मैं जाके बैठ रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद उठूँगी, वो वाला सीन है ना, उसको वो उस टर्म को उन्होंने कहा था कि ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। जब आपकी बॉडी को लगता है कि वो उसका होम्योस्टेसिस जो थोड़ा आगे पीछे होने लगा है और वो थक गई है और अब वो काम करेगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की तरफ जाती है। उसको हर्बर्ट बेंसन ने ये टर्मिनोलॉजी दे दी थी कि भाई ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का। तो उसके लिए हम जो अपने स्ट्रेस को सेल्फ मैनेज कर रहे होते हैं, उसके अंदर खुद ही जाकर लेट जाते हैं, या झूला लगा हुआ होता है हमारे घरों में बहुत कॉमनली, तो उस पर जो बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी चल देख लो तो समझ में आ जाएगा कि हम पेशेंट को कहते हैं आप बैठो, आराम से बैठ जाते हैं। हम उसको मुंह को कहते हैं कि थोड़ा सा इधर जूम करूँ तो समझ में आ जाएगा कि क्रंच योर फेस। फिर हम कहते हैं रिलैक्स। फिर हम कहते हैं कि अपने आर्म को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करो, टेंशन प्रोड्यूस हो जाए उसके अंदर, फिर हम कहते हैं रिलैक्स। फिर हम अपने सेम चीज़ शोल्डर पे करवाते हैं, फिर सेम चीज़ जो है लेग्स पे करवाते हैं, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। तो ये होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये हम स्ट्रेस के सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए करवाते हैं। अगर पेशेंट खुद इस काबिल नहीं है या वो नहीं मान रहा बात, तो हम कहते हैं ठीक है इधर आओ हमारे पास बैठो, हम करवाते हैं आपको। तो थोड़ी देर के लिए पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ये किसने डिस्क्राइब की थी? ये एडमंड जेकबसन ने 1930s में जो डिस्क्राइब की थी। इसके अंदर आपकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, वन साइड ऑफ द मसल की, दूसरी तरफ जो टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर हम गायनेकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि जब एक तरफ के मसल जो है आपके कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, दूसरी तरफ के रिलैक्सेशन के प्रोसीजर में होते हैं। तो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हम इस तरीके की प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि हमारे पेशेंट कुछ देर के लिए स्ट्रेस के सिम्टम्स में जो उसकी कमी आ जाए। विजुअल इमेजिनरी पेशेंट को बिठा के बोलते हैं आप ये इमेजिन करो आप किसी हरियाली वाले इलाके में हो, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ इस तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप वहाँ पे चल रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें करवाते हैं। हम कहते हैं कि सोने से पहले अच्छी अच्छी चीज़ों को इमेजिन करना चाहिए ताकि अच्छे से नींद आ जाए। तो वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो सके और वो रिलैक्सेशन की तरफ चला जाए। तीसरी चीज़ मेडिटेशन, जो हर मज़हब में होती है। और जब हम कॉलेज से आते हैं और जब नमाज़ पढ़े होते हैं ज़ोहर की, तो वहीं मसले पे कब नींद आई थी पता ही नहीं चलता। तो ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर मज़हब में ये चीज़ जो वो दी हुई है, तो फॉलो करना चाहिए लाजमी। इससे आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे, खास तौर पे स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस दैट इंड्यूसेस अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टर्म्ड
द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स मेडिटेशन हैज़ शोन इन वन स्टडी प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेफ्ट साइडेड एंटीरियर ब्रेन एक्टिविटी। हाँ, वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या योगा करते हैं, तो उनका जो लेफ्ट साइड है एंटीरियर ब्रेन का, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आपके पॉजिटिव इमोशनल स्टेट जो है वो हेल्दी होती है। यानी आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। तो वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं यार मेडिटेशन के। ठीक है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या होती है कि हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं या बंदा खुद ही कर रहा होता है, हमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई सारे काम से फारिग होकर सोफे पे आके बैठ गए, आंखें बंद कर ली और टांग पे टांग रखी और रिलैक्स कर रहे हैं। इसमें हम अच्छे से सांस लेते हैं, अपने हाथों फैलाकर लेट जाते हैं, प्रॉपरली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जैसे पिक्चर लगी हुई है ना, ये जब मैं और ये मैं लगा सकती हूँ, इसको मीम बना सकती हूँ, और ये मैं पेपर देने के बाद तो ये है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, जिसमें हम समझाते हैं। बायो फीडबैक क्या होता है, एक मशीन होती है, उसके ऊपर जो है ना आपके ऊपर इस तरीके की ना इलेक्ट्रोड तारे लगा दी गई होती हैं, और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, सवाल जवाब या जो भी, किसी लतीफ़े पे क्या रिस्पांस दे रहे हो, किसी जोक पे क्या रिस्पांस दे रहे हो, किसी मीम पे क्या रिस्पांस दे रहे हो, वो सब जो है वो आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं बायो फीडबैक, जिसमें आपके बॉडी के जो फंक्शन है उनसे हम अवेयर कर देते हैं बंदे को। एक पर्सनल अवेयरनेस आ जाती है कि आपकी इंटरनल बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, और पेशेंट भी थोड़ा सा समझदार हो जाता है कि हाँ यार, मुझे इतनी चीज़ों पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेरी बॉडी पे कितना बुरा असर पड़ा है। कॉमनली यूज टू ट्रीट हेडेक्स, माइग्रेन एंड क्रॉनिक पेन। मसाज ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको कोई टेंशन हो, हम तो खुद ही कहते हैं अम्मी सर में तेल लगा दें, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल लगा देंगे वो। तो मसाज भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैनिपुलेशन है सॉफ्ट टिश्यूज़ की, जिससे जो आपकी टेंशन जो वो दूर होती है। लेकिन इसकी कुछ सर्टन लोकेशंस होती हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, जैसे आपके पाम्स पर, हाथों के पाम्स पर, आपके दिमाग के पीछे जो जहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस है, जिसको हम गुद्दी कहते हैं, वहाँ पर, आपके पाँव के तलवों पर। ये 3 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मसाज करने से रिलैक्सेशन होती है और स्ट्रेस 110% ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास कौन से टाइप के मसाजेज है, रिलैक्सेशन मसाज, थेरेपेटिक मसाज, इसमें हम किसी थेरेपी के लिए मसाज कर रहे हैं, कोई जगह का मसल है जहाँ पे क्या कहना चाहिए, पैल्सी हो गई है, तो वहाँ पे हम कर रहे थे, उसको हम थेरेपेटिक मसाज कहते हैं। स्पोर्ट्स मसाज कहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए एक्यूप्रेशर मसाजेज होती हैं, जैसे हिजामा कह रहे होते हैं। ओरिएंटल मसाज थेरेपीज होती हैं, शाइस्तू, नीडिंग और रबिंग। ठीक है, ये सब देखी हुई चीज़ें, इनको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फीमेल जब थक जाती हैं तो मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने चल जाती हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ है। फ्लूइड एक्सरसाइजेज, जिसमें टाई ची मेरी फेवरेट है, टाई ची आप यूट्यूब निकाल के देख सकते हैं। इससे आपके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा, अगर कुछ आता है ना कि मेरी दिमाग में कंसंट्रेशन आ जाए, मैं कंसंट्रेशन सीख जाऊँ, और लीन बॉडी के साथ आप चाहते हैं आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, जैसे जैकी चैन है या जो भी, ये लोग ताई ची के स्टूडेंट्स थे, तो ये टेंशन नहीं लेते, ये लोग देते हैं टेंशन, लेते नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपने इर्द गिर्द की बारीक बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड एक्सरसाइजेज। योगा और ताई ची का यहाँ पे नाम है, लेकिन ताई ची इज़ द बेस्ट, इसको सर्च कर लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट की तरफ अगर हम चले जाएँ, अगर हम किसी स्ट्रेस में, अगर हम पेशेंट को बोलें कि आप टाइम मैनेजमेंट शुरू कर दें, स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने हेल्थ एंड वेलनेस को ऑप्टिमाइज़ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अगर कोई बंदा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वो चाह रहा है कि मैं अपने दिन के 2-3 घंटे अपने लिए निकाल लूँ, तो वो टाइम मैनेजमेंट शुरू करेगा हमारे कहने पर। जब आप टाइम मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैं सबसे पहले उस चीज़ को रखूँगी जो मेरे लिए प्रायर है, उसके बाद मैं मॉनिटर करूँगी कि मेरा करंट टाइम किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैं गोल सेट कर लूँगी कि ठीक है, मैं इतना टाइम में ये चीज़ कर लूँगी, इतने टाइम में ये चीज़ कर लूँगी, सबसे पहले मुझे ये करना है, और फिर मैं अपने हर टास्क को डेलीगेटली करूँगी। तो टाइम मैनेजमेंट से जो है स्ट्रेस भी कम हो जाता है और हम परेशान होना बंद कर देते हैं। जब एक टाइम मैनेज होता है ना, किस चीज़ का पहले से पता होता है हमें कि ये काम करना है, तो वो काम जल्दी हो जाता है। जब हमें टाइम नहीं पता होता है, हमें डेडलाइन बहुत लंबी मिली हुई होती है, तो हम उस काम को लंबा खींच लेते हैं। अब कोपिंग क्या है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ चेंजिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल इफेक्ट्स टू मैनेज स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स। कोपिंग रिसोर्सेज इंक्लूड एक्सरसाइजेज। आपका जो लाइफ के अंदर जितने भी कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं ना, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, उसको इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड को किस तरीके से पूरा करना है, उसको हम कहते हैं कोपिंग। कि मेरा स्कूल का टाइम जो था वो 9 बजे था, अब वो रमज़ान की वजह से 8 बजे हो गया है। अभी जो कॉन्स्टेंटली मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि अब जो है वो डाइट भी चेंज हो गई है, अब उसके सोने का टाइम भी चेंज हो गया, अब कॉलेज का टाइम भी चेंज हो गया, अब एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उसको हमने मैनेज किस तरीके से करना है, उस चेंजिंग को और उस कैपेसिटी को, उस स्किल को हम कहते हैं कोपिंग। इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्सरसाइज आ गई, सेल्फ टॉकिंग आ गई, खुद से बात करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल सपोर्ट, मटेरियल रिसोर्सेज, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब आ गए। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है
कि आपका ये थॉट कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, मैं दिखता ऐसा हूँ, मेरे तो नसीब में ये नहीं था। इट इज़ द वे इन विच एट्रीब्यूट्स सक्सेस। यही वो तरीका है इसके जिसके थ्रू आप सक्सेस को देखते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे पर्सनल एफर्ट हो गई, दूसरा आपने अपने नसीब पे बात डाल दी। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आपका अपना पर्सनल, जैसे आपको ही पता है कि भाई मैं दिखने में ऐसा हूँ, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, वेट लॉस कर लिया, आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है वो अपने नसीब को कंट्रोल करना है, तो फिर आप जो मेडिटेशन की तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले आते हैं और दुआएं करना शुरू कर देते हैं, और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसके इतना ही काफ़ी है कि इट इज़ द वे इन विच वन एट्रीब्यूट्स सक्सेस। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे पास। हमारे पास जिस भी मज़हब का बंदा आता है, हम उससे उसके हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे मज़हब ऑलमोस्ट एक ही बात करते हैं, सेम है। वो लोग जिनका मराकबों पे बड़ा यकीन होता है, मराकबा को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन, यानी वजीफ़ों पे बड़ा यकीन होता है, उनको उस हिसाब से बताते हैं। जिनकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनको उस तरीके से, और जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाते कभी भी। ठीक है, वो किसी मज़हब के वो डिप्रेशन में नहीं जाते। तो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मरने नहीं देती हैं, आपको होप देती रहती हैं, आपको सपोर्ट करती रहती हैं। और आप अगर कोई बड़ी बात भी हो जाती है तो आपको बताते हैं कि मरने के बाद आपको जो है इस चीज़ का ये जज़ा मिलेगी, और इस तरीके से जो है आप स्ट्रेस में जो है कमी आ जाती है और आप मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये मेरी बुक के रेफरेंसेस हैं चैप्टर नंबर 10 के, और इसको देख के आप जो है वो, अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज हेल्थ एंड वेलनेस हमने पढ़ लिया। एक और स्लाइड थी, उसमें 12-13 स्लाइड थी, बस मैं डिटेल से लिखवा था तो मैंने वो नहीं करवाई। तो ये वाला हमने कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।